बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है 13.8। इसको सॉल्व करेंगे। एक फिग उसने दी है और इस फिग में वो कह रहा है कि आप एक तो हर रजिस्टर में से करंट फाइंड करें और दूसरा हर रजिस्टर में जितनी पावर डिसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है, वो आप या ख़र्च हो रही है, वो आप फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमने इनको नंबरिंग दी, उसने नंबरिंग नहीं दी थी। हमने इसको R1 कह लिया, इसको R2 कह लिया, इसको R3, इसको R4, इसको R5 दरमियान वाले को, और इसको R6 कह दिया। इनकी वैल्यूज़ टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसमें गिवन है। ये बैटरी 6 वोल्ट की है और ये बैटरी 10 वोल्ट की है। अब हमें ये देखें, हमने अज्यूम कर लिया कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है और दूसरे वाले में I2 है। इसको हमने फर्स्ट लूप कहा और इसको हमने सेकंड कहा। करंट की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ली, क्लॉकवाइज भी ले सकते थे। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सब में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज ली तो दूसरी में भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक में क्लॉकवाइज लेंगे तो दूसरे वाली में भी क्लॉकवाइज। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसलिए ली कि ये बड़ी बैटरी है, इसका करंट एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करता है, तो हमने उसी को फॉलो कर लिया। तो इधर भी हमने एंटी क्लॉकवाइज ही ले लिया। अब यहाँ पर जो R1 और R6 है उसमें से गुजरने वाला करंट I1 ही है, और इसी तरह R4, R3 और R2 इनमें से गुजरने वाले करंट का नाम I2 है। ये जो R5 है इसमें दो करंट गुजर रहे हैं। I1 इधर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 ऊपर से किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जो हमारे सपोज करंट है। तो अब चूंकि ये बड़ी बैटरी है 10 वोल्ट, तो इसका करंट I2 बड़ा होगा और I1 छोटा होगा वैल्यू के एतबार से। तो हम I2 में से I1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट फ्लो फाइंड करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। हमने कहा कि अगर हमने करंट फाइंड करना है तो R1 और R6 में से I1 पास कर रहा है, R2, R3 और R4 में से I2 पास कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया, और R5 में से दो करंट पास कर रहे थे, उनका नेट ले लेंगे, बड़े करंट में से छोटे को माइनस कर दिया। फिर इसी तरह हर रजिस्टर में पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। R1 और R6 चूँकि दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम है, बराबर है, तो इसलिए इनके अंदर पावर डिसिपेशन बराबर होगी। उसमें हमने फार्मूला लगा दिया I²R वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें R1 और R6 दोनों में से गुजरने वाला करंट I1 है। तो इसको हमने I1²R1 लिख दिया। I1²R6 भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है R1 और R6 की। पावर डिसिपेशन इन R2, उसमें से R2 और R4 में से गुजरने वाला करंट I2 था, तो इसलिए हमने I2²R4 लिखा। यहाँ पे I2²R2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि R2 और R4 की वैल्यू बराबर है, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर पावर डिसिपेशन R3 में फाइंड करनी है। R3 में से R3 रजिस्टर में से करंट I2 पास कर रहा है, तो इसलिए हमने I2²R3 लिखा है। और सेंट्रल रजिस्टर जो है उसमें दो करंट पास कर रहे थे, नेट करंट I2 माइनस I1 था, तो हमने I2 माइनस I1 का स्क्वायर इंटू R5 कर दिया। तो सबसे पहले तो अब हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल इस पहली लूप के ऊपर, और ये दूसरी लूप पे बाद में अप्लाई करेंगे। तो देखें, मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ, फिर वो इक्वेशन दिखाता हूँ। हम इस बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर E1 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। और मल्टी लूप सर्किट में जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, हर रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नेगेटिव लेंगे। जब करंट इसमें से गुजरेगा तो हम जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको लिखेंगे I1 R6। जब इसमें से गुजरेगा, इसमें दो करंट पास कर रहे हैं, I1 नीचे से ऊपर की तरफ और I2 ऊपर से नीचे की तरफ। रूल ये है कि जिस लूप की इक्वेशन लिखी जा रही हो उसके करंट को बड़ा कंसीडर किया जाता है, या आप ये कहें कि उसके करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, दूसरे वाले को नेगेटिव। तो नेट करंट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ये कंसीडरेशन है रूल अप्लाई करने के लिए। तो I1 माइनस I2 इंटू R5। उसके बाद इसमें से वोल्टेज ड्रॉप है वो आएगा I1 R1। तो इन सारे वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। तो देखें, यही मैंने इक्वेशन लिखी है, माइनस I1 R1 इंटू R6
सॉरी I1 इंटू R6 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R5 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ये AFEBA पर हमने सेकंड रूल किरचॉफ अप्लाई किया। फॉन्ट थोड़ा छोटा करके कोशिश करते हैं कि ये हमारे सामने आ जाए। तो ये देखें, मैं यहाँ पर साथ साथ दिखाता रहता हूँ आपको। ये हमारे पास है, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव E1 लिखेंगे। तो देखें, मैं यहाँ पर हमने नेगेटिव E1 लिखा। फिर उसके बाद इस रजिस्टर में से करंट जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, वो बराबर है नेगेटिव I1 R6। तो यही लिखा हमने, देखें, नेगेटिव I1 R6। फिर उसके बाद हमने इसमें से जो पोटेंशियल ड्रॉप लिया वो I1 माइनस I2 इंटू R5 है। तो देखें, I1 माइनस I2 इंटू R5। फिर उसके बाद इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव I1 R1, देखें यही लिखा नेगेटिव I1 R1। ये सारे वोल्टेज ड्रॉप लिख के इनका सम 0 आ गया। E1 की वैल्यू 6 वोल्ट है। आप टेक्स्ट बुक साथ रख लेंगे या जो डायग्राम मैंने लेबल किया पॉज करके उस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेंगे पेज पे, फिर साथ साथ आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज समझना मुश्किल होगा। E1 की वैल्यू 6 वोल्ट है। R1 की वैल्यू 1 थी, वो हमने यहाँ पे लिखी, I1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R5 की वैल्यू 2 थी, वो लिख दी। R1 की वैल्यू फिर यहाँ पर 1 थी, हमने 1 लिख दिया, तो अकेला I1 रह गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 6 वैसे ही, नेगेटिव का I1 वैसे ही, नेगेटिव का I1 वैसे ही, लेकिन साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव और ये 2I2 हो जाएगा। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में नेगेटिव I1। अब I1 की टर्म्स कितनी है? नेगेटिव I1, नेगेटिव 2I1, नेगेटिव I1। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 1, माइनस का 4I1 आ गया हमारे पास। और I2 जस्ट 2I2 है, वो लिख दिया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो अंदर -3 बचा, इधर -2 बचा, इधर अकेला I2 बचा। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 0 की डिवीजन में आ गया। 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। बाकी ये हमारे इक्वेशन 1 बन गए। अब सेकेंड लूप के ऊपर हमने इक्वेशन किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई किया। सेकेंड लूप में हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो E2 को पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये क्या हमने, देखें, E2 को हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव। फिर उसके बाद जब हम R3 में से गुजरेंगे, इसमें से गुजरने वाला करंट I2 है, तो लिखेंगे नेगेटिव I2 R3 और इधर लिखेंगे नेगेटिव I2 R2। तो यही लिखा, देखें, ये नेगेटिव I2 R3, नेगेटिव I2 R2। फिर उसके बाद हम जब इस रजिस्टर में आएंगे तो यहाँ पर 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I2 एक I1। अब इक्वेशन हम इस लूप की लिख रहे हैं तो इसके करंट को बड़ा यानी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसको छोटा। तो अब हम क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1 करेंगे इंटू R5। तो यही किया हमने, देखें, हमने किया I2 माइनस I1 इंटू R5। फिर उसके बाद इसमें से गुजरने वाला करंट सिर्फ एक है, वो I2 है, तो हमने I2 इंटू ये R4 था, वो R4 कर दिया। देखें, यही किया हमने, नेगेटिव I2 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू 0, वो लिख दिया हमने। अब हमारे पास E2 की वैल्यू 10 है। मैंने कहा डायग्राम पॉज करके आप पहले जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो E2 की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है। R3 की वैल्यू जो है वो बराबर थी 2 के, तो ये 2I2 बन गया। R2 की वैल्यू 1 थी, इसलिए अकेला I2 रह गया। R5 की वैल्यू 2 थी तो इधर 2 लिख दिया। R4 की वैल्यू भी 1 थी, इसलिए I2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो I2 ही रह जाएगा। इस नेगेटिव के 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस 2 को और ये नेगेटिव का साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -I2 बन गया और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस और ये 2I1 ये बन गया। बाकी सारी टर्म्स वैसे ही लिखनी जिनको मैंने टिक किया हुआ है। अब ये नेगेटिव का 2I1 और ये I2, सॉरी, नेगेटिव का 2I2 और ये नेगेटिव का I2, नेगेटिव का 2I2 और नेगेटिव का I2, ये जमा कर लें तो -2 -1 -3 -2 -5 और -1 -6 आ गया।
तो ये -6I2 लिख दिया। और I1 कितना है, I1 2 I1 है, वो हमने लिख दिया। फिर हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं हम, ताकि इनमें से I1 या I2 में से कोई एक करंट जो है वो कैंसिल हो जाए, ताकि दूसरे करंट की वैल्यू को फाइंड करें। अगर सिंपल एडिशन में कैंसिलेशन ना हो रही हो तो एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि करंट जो है वो बैलेंस हो जाए। फ़र्ज़ करें यहाँ पर फ़र्ज़ करें 4 होता, तो हम इधर 4I1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस जगह पर 10 होता, तो यहाँ पर I1 10I1 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को ऐड कर देते। तो बहरहाल अभी हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करते वक्त ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है -3 -2I1 + I2, ये सारी हमने इधर लिख दी और नीचे वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। नेगेटिव का 2I1 पॉजिटिव के 2I1 से कट गया, प्लस के 7 10 से माइनस का 3 गया, प्लस का 7, और ये माइनस के 6 में से I2 चला गया तो -5I2 आ गया। नेगेटिव का 5I2 इधर आकर प्लस हो गया। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ गई 7/5, डिवाइड करके देखें तो 1.4 ओम एम्पेयर आती है। अब इस I2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। I2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो I1 आ जाएगी, I2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी में भी पुट कर लें, तो यही हमने किया। हमने कहा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में था -3 -2I1 प्लस I2 था, I2 की जगह पर हमने 7/5 लिख दिया। अब ये 7/5 और ये नेगेटिव का 3 इधर रहने दिया, नेगेटिव का 2I1 उठाकर उधर ले गए, इधर -3 और प्लस 7/5 रह गया। इनका एलसीएम लिया तो 5 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इधर 7 वैसे ही आ गया। माइनस के 15 में से प्लस के 7 चले गए, -8 बचेगा और 5, ये 2I1, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे 5 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और 2 आपस में फिर मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा। -8/10। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि हमने I1 करंट की डायरेक्शन क्या ली है, हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है। देखें ज़रा, हमने I1 करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है, लेकिन इस बैटरी का करंट एक्चुअल में किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। अब ये जो I1 है ये कौन कौन से रजिस्टर्स में से गुजर रहा है, R1 और R6 में से। देखें हमने कहा ये R1 और R6 इन दोनों में से गुजरने वाला करंट I1 है, तो वो हमने कहा R1 और R6 में से गुजरने वाला करंट I1, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है 0.8 एम्पेयर है। अच्छा, फिर उसके साथ R2, R3 और R4 इनमें से गुजरने वाला करंट I2 है, तो I2 की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। I2 की क्या वैल्यू थी, देखें ऊपर लिखी हुई है 1.4 या 7.5, तो वो हमने लिख दी। हमने लिखा करंट थ्रू R2, R3, R4 वो बराबर है I2 के और उसकी वैल्यू 1.4 एम्पेयर है। अब R5 में से 2 करंट गुजर रहे थे, तो दोनों का हमने डिफरेंस लिया I2 -I1। I2 -I1 क्यों लिया, ये देखें, ये I2 बड़ी बैटरी है, ये ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और I1 की डायरेक्शन हमने नीचे से ऊपर की तरफ दी। दोनों अपोजिट हैं, इसलिए I2 -I1 कहा। I1 -I2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली ये करंट बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो ये हमने किया। I2 करंट में से I1 करंट को हमने माइनस कर दिया, तो वैल्यूज पुट की। I2 की वैल्यू थी 1.4 और I1 की वैल्यू थी -0.8। ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, तो दोनों जमा करके 2.2 एम्पेयर आ गया। अब प्लस क्यों हुए उसकी वजह भी सुने। प्लस इसलिए हुए कि एक्चुअल में इस बैटरी का करंट भी इधर से इधर नीचे की तरफ आ रहा है, और एक्चुअल में इस बैटरी का करंट भी इधर से इधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों करंट प्लस हो जाएंगे। यही हमारे पास हुआ कि ये दोनों करंट क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। आप देख सकते हैं नेगेटिव हमने किया था बाय द रूल, लेकिन इस माइनस की वजह से ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ पर हमने प्लस करके लिख दिया।
अब पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला R1 और R6 के लिए I1 स्क्वायर R1 मैंने पहले भी बताया, I1 की मैग्नीट्यूड 0.8 और R1 की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व किया 0.64 वाट आ गया। R2 और R5 4 में से गुजरने वाला करंट जो है वो 1.4 था, यानी वो I1 था, I2 सॉरी। कौन कौन से रजिस्टर हैं देख लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर है R2 एंड R4, तो देखते हैं। R2 ये है, R4 ये है, इनमें दोनों में से गुजरने वाला करंट I2 है। तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर। R2 और R4 दोनों की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व किया तो 1.96 वाट आ गया। अब पावर डिसिपेशन इन R3 वो हमारे पास किसके बराबर आया, उसको लिखा I2 स्क्वायर R3, क्योंकि R3 में से गुजरने वाला करंट I2 है। देख लेते हैं, R3 ये रजिस्टर है, इसमें एक ही करंट गुजर रहा है, वो I2 है, तो I2 स्क्वायर R3 ये हमने लगाया। I2 स्क्वायर R3, I2 की वैल्यू 1.4 और R3 की जगह पर 2 लिखा, सॉल्व किया इसको तो 3.92 वाट आया। दरमियान वाला जो रजिस्टर है R5, उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से जो पावर डिसिपेट हो रही है, तो I2 माइनस I1 होल का स्क्वायर इंटू R5 आ जाएगा। I2 माइनस I1 की वैल्यू हम लिख चुके हैं, 2.2 आती है, वो यहाँ पे 2.2 लिखें, उसका स्क्वायर इंटू R5 लिख दें, तो ये 9.68 वाट आ गया। तो काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रा अटेंशन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, ना समझ आए क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही आसान एग्जांपल है। 1 क्रॉस 10 पर 7 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड, फाइंड द करंट इन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 क्रॉस 10 पर -19 कूलम। कह रहा है कि अगर 1 माइक्रोसेकंड में किसी कंडक्टर में से 1 क्रॉस 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स ये जो है वो पास करें तो कितना करंट जो है वो पास करेगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू ओवर डेल टी, या क्यू ओवर टी भी लिख सकते हैं। टाइम दिया हुआ 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻6 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया और उनकी टोटल तादाद n वो भी दी हुई है 1 क्रॉस 10⁻⁷। हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1e, 2 पर 2e, 3 पर 3e, n इलेक्ट्रॉन्स पे ne, तो टोटल चार्ज q जो है वो हमारे पास ne आ जाएगा। तो इस डेल q की जगह पर हमने ne लिखा, डेल t वैसे ही। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 क्रॉस 10⁻⁷ ये वाली, तो ये यहाँ पर लिख देंगे, और e की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा t 1 माइक्रोसेकंड था, 1 क्रॉस 10⁻⁻6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस सारे को सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.6 क्रॉस 10⁻⁻6 एम्पेयर। 13.2 जो है वो न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है 0.75 करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। कंप्यूट इट्स रेजिस्टिविटी, वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है, रो एल ओवर ए। रो हमें फाइंड करना है, आर हमें उससे पहले चाहिए, क्योंकि रो का फार्मूला बन जाएगा ए उधर आर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एल डिवीजन में चला जाएगा, तो रो बराबर आ जाएगा आर ए ओवर एल। तो हमें क्या क्या चाहिए रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए, वायर की लेंथ वो दी हुई है, वो कितने मीटर है 5 मीटर, तो इस जगह पर 5 मीटर लिखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, वो भी हमें दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2.5 क्रॉस 10⁻⁻3, तो ए की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। और उसके साथ इस फार्मूले में हमें आर चाहिए, आर नहीं दिया हुआ, आर तो नहीं दिया, लेकिन आर को फाइंड करने के लिए उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ज़रूर दिया है। तो रेजिस्टेंस बराबर होती है ओम्स लॉ के ज़रिए से आर इज इक्वल टू वी ओवर आई के, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ये जो वोल्टेज है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1.5, और ये जो नीचे आई है इसकी जगह पर 0.75। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी।
अब हमारे पास इस फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। आर की वैल्यू 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ भी गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करें तो रेजिस्टिविटी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये वैल्यू निकाली है 1 क्रॉस 10⁻⁷ ओहम मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, वो क्या रहा है, अ प्लैटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट की वैल्यू 10 ओम है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर टी की वैल्यू 20 ओम है, ये हमने लिख दी, और टेम्परेचर टी जो है 273 है। हमें अल्फा फाइंड करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला टेम्परेचर 0 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया 273 ऐड करके, तो 273 केल्विन बन गया। दूसरा टेम्परेचर 273 था, हमने उसमें 273 ऐड किया, सेल्सियस में था, अब ये केल्विन में बन गया। चेंज इन टेम्परेचर 540 में से 273 माइनस करें, ये हमने किया T2 माइनस T1, तो ये 273 ही रह जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, तो चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर जितना सेल्सियस स्केल में होता है, केल्विन में भी उतना होता है। तो केल्विन में 273 से बढ़ के 546 हुआ, चेंज आया 273। अगर आप इन दोनों का चेंज लें 273 माइनस 0, तो वो भी इतना ही आएगा। सेल्सियस स्केल में भी चेंज उतना और केल्विन में भी उतना ही। खैर, अल्फा की वैल्यू फार्मूला लिखा, अल्फा बराबर होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। आर डी की वैल्यू 20 लिखी, आर नॉट की वैल्यू 10 दी हुई है, आर नॉट की वैल्यू फिर 10 लिखी, और ये जो हमारे पास टी है इसकी वैल्यू 273 है। इस सारे को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 3.66 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। When it is connected across a resistance of 5 ohm, the potential falls to 1.8 ohm volt. Calculate the current and internal resistance of the battery. EMF बैटरी की 2.2 वोल्ट है, जब वो करंट सप्लाई करती है तो उसका पोटेंशियल फॉल करके 2.2 से 1.8 वोल्ट रह जाता है, यानी इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो हमने कहा आई वी इज इक्वल टू आई आर, ये डाटा सारा लिख दिया। EMF 2.2 वोल्ट, आर 5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट। हमें करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वो वोल्टेज जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो 1.8 है, 2.2 वोल्ट नहीं है, 1.8 वोल्ट है। तो इस V की जगह पर 1.8 लिखेंगे, और R जो है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 5 ओम है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो करंट की वैल्यू आ गई 0.36 एम्पेयर। अब हमने फार्मूला पढ़ा था EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, E बराबर होता है V प्लस आई आर। हमें R फाइंड करना है, स्मॉल r। तो ये V पॉजिटिव का उठाकर उधर ले जाए, नेगेटिव का हो जाएगा, तो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर बन जाएगा। R फाइंड करना है तो I मल्टीप्लाई हो रहा है तो E माइनस ई की डिवीजन में चला जाएगा, तो यही हुआ E माइनस वी ओवर ये वाला स्मॉल r जो है वो यहाँ पे डिवीजन में आ गया। अब E की वैल्यू 2.2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट है, और करंट जो हम फाइंड कर चुके हैं 0.36 है। सबको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आते हैं, और हम ये कहेंगे 1.11 ओम, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर आया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो आखिरी एग्जाम्पल रहती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके जो है वो भेजूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।